और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर वाराणसी से, जहां पर बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। रॉयना सिंह ने इस्तीफा दिया है। कुलपति ने इस इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। पिछले काफी दिनों से बीएचयू बवाल का अड्डा बना हुआ था। लगातार छात्रों की ओर से चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और चीफ प्रॉक्टर ने आज इस्तीफा दे दिया, जिसे कुलपति ने स्वीकार भी कर लिया है। श्रद्धा सिंह को कार्यवाहक चीफ प्रॉक्टर बनाया गया है। पिछले दिनों बीएचयू में एक छात्र की हत्या हुई थी और इस मामले में चीफ प्रॉक्टर रॉयना सिंह को भी आरोपी बनाया गया और अब रॉयना सिंह ने इस्तीफा दिया है। कुलपति ने इस्तीफा मंजूर करके कार्यवाहक चीफ प्रॉक्टर की भी नियुक्ति कर दी है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, बीएचयू में लगातार बवाल, चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब इस्तीफा हो गया, क्या बवाल शांत होगा? आगे किस तरह की और कार्रवाई? देखिए, ये जिस तरीके से पिछले दिनों बवाल हुआ, उसके बाद लगातार दबाव बन रहा था। खुद शासन भी इस पर लेकर सवाल खड़ा कर चुका था, बीएचयू के जो इंटरनल प्रशासन है उस पर। उसके बाद अभी 3 दिन पहले खुद रॉयना सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की थी और कुलपति को, उसके बाद कुलपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनको प्रमुख कर दिया। उनकी जगह जो डिप्टी चीफ प्रॉक्टर उनको कार्यवाहक चीफ प्रॉक्टर बनाया गया है। और इस मामले में जो बीएचयू में गौरव सिंह हत्याकांड हुआ था, उसके बाद चीफ प्रॉक्टर रॉयना सिंह का भी नाम आया था और हत्या के षड्यंत्र का मामला दर्ज हुआ था और फिलहाल अभी पूरी पुलिस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये मामला अभी जांच के घेरे में है। लेकिन उपेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो चीफ प्रॉक्टर रॉयना सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया है। उन पर छात्र की हत्या में षड्यंत्र रचने का आरोप, फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चौथे चरण में देश भर की 71 सीटों पर वोट डाले गए। यूपी की 13 सीट भी शामिल। हर बार की तरह इस बार भी लगभग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। वोट परसेंटेज की बात करें तो जिन 13 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है, उनमें से ज्यादातर सीटों पर पिछली बार ज्यादा मतदान प्रतिशत था, लेकिन इस बार थोड़ा कम। औसत मतदान इस बार 57% के आसपास, जबकि पिछली बार यह 58% के आसपास इन 13 सीटों पर 2014 में वोटिंग हुई थी। कहां कितनी वोटिंग हुई, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। कन्नौज, जहां पर 59.48%, कानपुर 51.09%, तो वहीं अकबरपुर में 55.85%। अकबरपुर में पिछली बार की तुलना में ज्यादा, इटावा में भी पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई। 2014 में 64.24 था, इस बार 63% हुआ है। हरदोई में पिछले बार 56.72 था, इस बार इसमें बढ़कर 57.49 हुआ है। मिश्रिक में पिछले बार 57.87 था, इस बार 56.2% हुआ है। उन्नाव में 2014 में 55.47 था, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उन्नाव में 59.33 हुआ है, करीब 4% बढ़ा है उन्नाव में। और फर्रुखाबाद में 14 में 60.3 था, इस बार 59.37 हुआ है। इटावा में पिछले बार 55.03 था, इस बार 56.46 हुआ है। बॉलीवुड सितारों को हर कोई सामने से देखना चाहता है। चौथे चरण के मतदान के दौरान आम लोगों को यह मौका मिला। महाराष्ट्र के 17 सीटों पर वोटिंग हुई और तमाम बॉलीवुड सितारे आज मुंबई में अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर दिखे। आम लोगों की तरह ये भी पहुंचे थे, कतार में खड़े होकर इन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शुरू होते ही एक एक कर कलाकारों के पोलिंग बूथ में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आमिर ने एक बार फिर बता दिया कि उन्हें ऐसे ही मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं कहा जाता। वो अपनी पत्नी किरण राव के साथ बांद्रा के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। अमेरिका से हाल ही में मुंबई पहुंची प्रियंका चोपड़ा भी वर्सोवा के एक पोलिंग बूथ पर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची और उन्होंने पहले से वहां मौजूद अपनी मां के साथ वोट डाला।
इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें उनकी उंगली में वोटिंग वाली स्याही लगी नजर आई। इसके साथ प्रियंका ने लिखा, यही वो पल है जो मायने रखता है। हर वोट एक आवाज है जिसका अपना महत्व है। वरुण धवन ने जुहू के सेंट जोसेफ मतदान केंद्र पर वोट डाला। वरुण अपने पापा डेविड धवन के साथ पहुंचे थे। वोट डालने वालों में पूर्व राज्यसभा सांसद रेखा भी पीछे नहीं रहीं। वो बांद्रा के पोलिंग बूथ में सबसे पहले वोट डालने में शुमार रहीं। रेखा ने भले ही कोई बयान नहीं दिया, लेकिन वोट डालने के बाद उन्होंने उंगली में स्याही का निशान दिखाते हुए तस्वीरें खिंचवाने में परहेज नहीं किया। अजय देवगन भी अपनी पत्नी काजोल और छोटे बेटे के साथ वोट डालने जुहू के एक पोलिंग बूथ पहुंचे और मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उंगली में लगी स्याही दिखाई। कैंसर से जंग जीत चुकी सोनाली बेंद्रे भी लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनने से नहीं चूकी और अपने पति गोल्डी के साथ वोट डालने पहुंची। सोनाली ने दूसरे लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। माधुरी दीक्षित ने भी जुहू के एक पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं अभिनेता से नेता बनकर कांग्रेस के टिकट पर नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट से किस्मत आजमा रही उर्मिला मातोंडकर ने भी वोट डाला और लोगों से देश के बेहतर भविष्य के लिए वोट करने की अपील की। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ देयर फ्यूचर, देयर लाइफ एंड देयर कंट्री। सो प्लीज कम आउट इन लार्ज नंबर्स एंड प्लीज वोट फर्स्ट। भाग्यश्री, ट्विंकल खन्ना और जोया अख्तर ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनके अलावा यूपी की गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रवि किशन भी मुंबई में गोरेगांव में एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालते दिखे। बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में तेज बहादुर पर चर्चा भी होगी क्योंकि तेज बहादुर को एसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है वाराणसी से। सियासी फिजाओं में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी उसने तो पहले ही हथियार डाल दिए, लेकिन अभी पूरी तस्वीर साफ होनी बाकी थी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना असली चेहरा बेनकाब नहीं किया था, जिसकी तस्वीर अब जाकर साफ हुई। हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। मैं सपा के ऊपर सिंबल के ऊपर दाखिल किया है और आगे का फैसला पार्टी जो भी करेगी हमें मंजूर है। ये वही तेज बहादुर हैं जिन्होंने बीएसएफ के खाने की असली तस्वीर सबके सामने ला दी थी। उसकी सजा भी उनको मिली। अपने हक की बात की तो बीएसएफ ने छुट्टी कर दी। उसी तेज बहादुर के नामांकन ने वाराणसी के रण को और दिलचस्प बना दिया क्योंकि अब असली और नकली के बीच असली लड़ाई होनी है। नकली चौकीदार और असली चौकीदार जो देश के सीमा पर खड़ा होकर के सूखी रोटी दिखा करके ये कह रहा था कि हम यहाँ बर्फ में खड़े हैं, हमें कम से कम अच्छी खाना तो खिला दो, हम देश के बॉर्डर पे खड़े हैं, और उसे बर्खास्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो नकली चौकीदार और असली चौकीदार से लड़ाई है। वैसे बीजेपी से जब भी कोई राष्ट्रवाद पर बात करता है तो हवाला यही देते हैं कि अगर 1971 की लड़ाई का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जा सकता है तो फिर एयर स्ट्राइक का श्रेय मोदी को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इस सवाल को जब तेज बहादुर के सामने दागा गया तो उन्होंने तस्वीर और साफ कर दी। सेना पर जिस तरह पूरे देश में राजनीति हो रही है, आज खुद एक सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई है, अब क्या लगता है कि सेना का इस्तेमाल सही है या केवल विपक्ष आरोप लगाने के लिए? देखिए, ये सेना का इस्तेमाल किसने किया? सेना का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। बीजेपी तो कह रही है हमने सिर्फ सेना के शौर्य को। शौर्य क्या, सेना इससे पहले कोई काम नहीं कर रही थी क्या? अगर बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी केंद्र बिंदु हैं और राष्ट्रवाद उनकी पहचान है तो एसपी ने तेज बहादुर को देशभक्ति, सेना के शौर्य और राष्ट्रवाद के नाम पर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। वैसे मोदी के सामने कांग्रेस से अजय राय, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अतीक अहमद और कई किसानों ने भी ताल ठोकी है, जिसके बाद वाराणसी की तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर अमित शाह ने फूलपुर और इलाहाबाद के बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। उन्होंने विपक्ष पर हमले के साथ साथ उन्होंने लोगों को फूलपुर और इलाहाबाद में बीजेपी की जीत का संकल्प भी दिलाया। राहुल बाबा कहते हैं रातों की कलम की ही जरूरत नहीं। राहुल बाबा, मायावती जी, अखिलेश जी, कान खोल कर सुन लो। हम भारतीय जनता पार्टी वाले भारत माता के टुकड़े खजाना करने वालों की जगह इस देश में जय की सलाखों के पीछे ही होगी, कहीं और नहीं।
और योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कौशांबी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज से बीजेपी को वोट देने की अपील की। कार्यक्रम में मीडिया ने मोहसिन रजा से पूछा कि गठबंधन दावा करता है कि अल्पसंख्यक समाज उसके साथ है। इस पर उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं से पूछा कि क्या आप सभी मोदी के साथ हैं। तो महिलाओं ने हाथ उठाकर मोदी के साथ पक्ष में नारेबाजी की। मोहसिन रजा ने कहा कि एसपी बीएसपी अल्पसंख्यकों को अपनी जागीर समझते थे, लेकिन आज मुस्लिम समाज पीएम मोदी के साथ खड़ा है। मायावती जी और अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक उनकी पार्टियों में है। मैंने कहा ना कि वो अपनी जागीर समझते थे, खड़े तो हैं। ये बताइए आप मोदी के साथ हैं? हाथ उठाकर बताइए। आप बताइए, जवाब आपको ये मिला, ये अल्पसंख्यक समाज के लोग दे रहे हैं और उनको दिखा दीजिए। अब आप उनको दिखा दीजिए, जाकर दिखा दीजिए कि ये गलत फहमी निकाल दें। ये भी सबका साथ सबका विकास के साथ जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा और कैसरगंज जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस का हाथ जो है वो देशद्रोहियों के साथ है और उनके घोषणा पत्र में भी इसी बात का समर्थन है। योगी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सभी मजहब के लोगों को सरकारी योजनाएं दी हैं। इस सपा बसपा के लोग बिजली देंगे कैसे? क्योंकि अगर बिजली देते तो फिर प्रदेश के संसाधनों पर डकैती कैसे डालते हैं? कहते हैं ना कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। और बिजली भी इनके समय में बिजली की भी जाति होती थी, बिजली का भी धर्म होता था, बिजली का भी मजहब होता था। ईद होगी तो बिजली आएगी, होली होगी तो बिजली नहीं आएगी।